तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो क्लोट्स की फॉर्मेशन नहीं होने देते। ठीक है, देखो हमने कोगुलेंट्स में पढ़ा था कि जो क्लोट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और एंटीकोगुलेंट्स उसके ऑपोजिट होते हैं जो क्लोट्स नहीं बनने देते। देखो, अगर कोगुलेंट्स हमारे ब्लड वेसल के बीच में बने जो सप्लाई करते हैं ब्लड को, ऑर्गन्स को लाइक हार्ट, ब्रेन, इन सबको कंटिन्यूसली ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, अगर क्लोट्स उन ब्लड वेसल्स में बन के जो ब्लड सप्लाई करते हैं इन जैसे ऑर्गन्स को लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी, तो वो नुकसानदायक है। तो उन केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। ठीक है, कि क्लोट्स वगैरह ना बने। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कोगुलेशन अकर्स इमीडिएटली वंस अ ब्लड वेसल्स हैज बीन इंजर्ड। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि देखो, जैसे कोगुलेशन का प्रोसेस उसी वक्त से शुरू होता है जैसे कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है। ठीक है, ब्लड बिगन्स टू सोलिडिफाई टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड टू प्रिवेंट इन्वेसिव सब्सटेंस फ्रॉम एंटरिंग दिस ब्लड स्ट्रीम। ड्रग्स दैट हेल्प्स द कोगुलेशन नॉट टू अकर आर एंटीकोगुलेंट्स। इसमें ये बताया कि जैसे ही हमारे कोई इंजर्ड होता है ब्लड वेसल, वहाँ पे क्लोट्स बनना शुरू होते हैं, ब्लड्स वहाँ पे सोल्डिफाई होना शुरू होती है। सोल्डिफाई मतलब वहाँ पे डेंस होने शुरू होती है। जब ज़्यादा डेंस होगी वो क्लोट बना देगी। ये हमारे क्लोट है, कोई जैसे फॉरेन सब्सटेंस ब्लड वेसल में नहीं एंटर हो पाएगा अगर क्लोट बन गया। समझ लो कि आप कई ब्लड वेसल इंजर्ड हो गया है वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल ये देखो आप कि यहाँ पर अपना ब्लड वेसल है, यहाँ पे ये यहाँ से इंजर्ड हो गया है, तो यहाँ से कोई भी फॉरेन मटेरियल अंदर जा सकता है। और अगर यहाँ पर क्लोट बन गया है तो फिर कोई नहीं जा पाएगा। इसलिए हमारे को ये जो क्लोट है ये नेसेसरी भी होता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस ना जा पाए अंदर। और इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें आते हैं पेरेंट्रल्स पहले। तो इसमें हमारे एंटीकोगुलेंट्स कौन से हैं? इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्वेटर, इसमें हमारा आता है हेपरिन, लो मोलिकुलर वेट एक्सेट्राज। फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्वेटर, इसमें आता है हमारा लेपिरुडीन। ओरल एंटीकोगुलेंट्स, कुमेरिन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सीकुमेरिन। फिर आता हमारे इंटरडायोन डेरिवेटिव, इसमें आता है फेनिडायोन। फिर डायरेक्ट फैक्टर 10 इन्वेटर, इसमें आता है रिवारोक्सालाइन एक्सेट्रास। ये आपकी क्लासिफिकेशन है। तो हम एक एक करके अब मैकेनिज्म समझते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म है। तो पहला हम जो मैकेनिज्म देखते हैं इसका है यूज्ड इन विट्रो, जो हेपरिन है उसका पहले हम देखते हैं। देखो क्या है पहले तो मैकेनिज्म ऑफ हेपरिन। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर है जो हेपरिन, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर है। ठीक है, इट इज अ पावरफुल इन विवो इन विट्रो कोगुलेंट। It acts indirectly by activating plasma antithrombin 3 and alpha globulin complex. This complex then bind to clotting factor. This activates them. ठीक है, inactivate आया है, inactivate. At low concentration, it inhibits factor 10A, mediate conversion of prothrombin to thrombin. इसमें ये बताया कि जो हेपरिन है हमारे कैसे एक्ट करते हैं। जो हेपरिन है वो अपना एंटी थ्रोम्बिन 3 है उसको एक्टिवेट कर देती है, उसके बाइंड होगी। ठीक है, जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ये फर्दर क्या करेगा कि जो हमारे जितने भी आगे फैक्टर्स हैं जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, जो क्लोट बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 11, वो उनको इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्लोट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर हम दूसरा देखें, इसमें यही लिखा हुआ बस पूरे पैराग्राफ में कि इन हाई डोज इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, यही है कि हाई डोज में ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी स्टॉप कर देगा। अब दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ फोंडापेरिनक्स। इसमें क्या है, इट सिलेक्टिवली बाइंड्स टू एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 10A। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द एक्टिविटी ऑफ 10A। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैक्टर 10A इंटरप्ट्स द ब्लड कोगुलेशन एंड दिस इनहिबिट्स थ्रोम्बिन फॉर्मेशन एंड थ्रोम्बस डेवलपमेंट। इसमें ये बोलो जो हमारा फोंडापेरिनक्स है वो सिलेक्टिवली बाइंड होता है एंटीथ्रोम्बिन 3 पे। ठीक है, और उसको इनहिबिट कर देता है, उसके एक्टिव, जिसकी वजह से क्या होता है वो बाइंड हुआ। अब हमें पता है, हमने हेपरिन में भी देखा था कि जो एंटी थ्रोम्बिन है वो फर्दर जाके फैक्टर्स के साथ बाइंड हुआ और उनको इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, बट हेपरिन में क्या था कि वो दो चीजों से बाइंड करता था, एक एंटी थ्रोम्बिन 3 और दूसरा था अल्फा ग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बट जो हमारा फोंडापेरिनक्स है वो एक ही से बाइंड करेगा, किससे? एंटी थ्रोम्बिन 3 से। ठीक है, और उसको एक्टिवेट करके बाकी जितने भी फैक्टर्स हो उनको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कोगुलेशन नहीं होगी। ठीक है, आपको पढ़ा ही होगा आपने कि फैक्टर्स ही हमारे जो पहले 12 होता है, फिर वो 11 होता है, 11 से 9 होता है, 9 से 10 होता है, तो फिर फर्दर वो हमारी क्लोट बनाते हैं। कोगुलेशन हमने एक टॉपिक ऐसे समझाया, तो आप कोगुलेशन पहले देख सकते हो, उसमें पूरा ये डिटेल में बताया था कि कैसे क्लोट बनता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है इसमें मैकेनिज्म ऑफ डोनापेरिनॉइड। इसमें क्या, इट हैज एंटीथ्रोम्बिक एक्शन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बिन जनरेशन बाय टू मैकेनिज्म। ठीक है, जो थ्रोम्बिन है आपको पता है, थ्रोम्बिन हमारे को जरूरी होता है क्लोट बनाने में। जो थ्रोम्बिन है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन्स में। ठीक है, अगर थ्रोम्बिन को ही हम इनहिबिट कर दें तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में नहीं कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से क्लोट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हम उसके नेक्स्ट देख
सकते हैं, यही है इनडायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10A और विवा 83, ये हमारा एंटीथ्रोम्बिन 3 है, ठीक है। मतलब यही बोल रहा है कि इनडायरेक्टली क्या करता है, फैक्टर 10 की इन्हिबिशन कर देता है। किसकी वजह से, कैसे करता है, ये एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके, ठीक है। वो पहले जो दो हमने मैकेनिज्म देखे वो भी इसी की तरह ही सेम है। अब इसमें है कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, अब हमारे आते हैं डायरेक्ट, जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर करते हैं, ठीक है। इसमें आता है हमारा इट फॉर्म्स अ स्टेबल नॉन कोवलेंट कॉम्प्लेक्स विद अल्फा थ्रोम्बिन एंड इनहिबिट द एबिलिटी टू क्लीव फिब्रिनोजन एंड इनहिबिट द क्लोटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें बताया कि जो ये हमारे जो ये सब ड्रग्स हैं लेपिरुडीन वगैरह, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होते हैं, नॉन कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसको मतलब कि इसको इनहिबिट कर देते हैं कि जिसकी वजह से कि फिब्रिनोजन की ब्रेकडाउन नहीं होगी। फिब्रिनोजन की ब्रेकडाउन तभी होगी जब थ्रोम्बिन हेल्प करेगा। अगर थ्रोम्बिन हेल्प ही नहीं करेगा फिब्रिनोजन को ब्रेकडाउन होने में, फिब्रिन्स में, तो क्लोटिन नहीं बनेगा। और वो जो हमने जो पहले के मैकेनिज्म थे इनडायरेक्ट में, वो पहले एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते थे, जो फर्दर थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होके अपना मैकेनिज्म शो करता था। बट जो ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन बिट रहा है, ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन के साथ बाइंड हो जाएंगे, इनको कोई भी इंटरमीडिएट एंटी थ्रोम्बिन 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ बिवैलिरुडीन। इसमें क्या है, इट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ अ थ्रोम्बिन बाय बाइंडिंग बोथ कैटालिटिक साइट एंड इट्स एनायनिक बाइंडिंग साइट। थ्रोम्बिन क्लीव्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन्स एंड एक्टिवेट्स फैक्टर 13 और 213A। इसमें ये बताया कि जो बिवैलिरुडीन है, ये क्या करता है कि थ्रोम्बिन के साथ जो थ्रोम्बिन के जो 2 साइड्स होते हैं, एक्टिव साइड्स, एक कैटालिक साइड और एक अनायनिक साइड, इन दोनों के साथ अटैच हो जाता है और इसको इनहिबिट करता है, इसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने देता है। जो थ्रोम्बिन का फंक्शन है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से फिब्रिनोजन कन्वर्ट ही नहीं होगा फिब्रिन में, क्योंकि वो उसने इसके मैकेनिज्म को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो यही है, फिर फर्दर हमारे जितने भी फैक्टर्स वो एक्टिवेट नहीं होंगे और क्लोट नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ अर्केट्रोवैन। अब इसमें क्या है भाई, इट एक्सर्ट्स इट्स एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन इंड्यूस्ड ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्लूडिंग फिब्रिन फॉर्मेशंस, एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर 5, 8, 13 प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये भी सेम ही है कि इसके साथ बाइंड होके उसको इनहिबिट करेगा, सेम ही एसटीज है प्रीवियस वाले की तरह। ओरल एंटीकोगुलेंट्स, coumarin derivatives, mechanism of dicumarol, ठीक है। It inhibits the vitamin K by inhibiting vitamin K reductase enzyme required to form the active form of vitamin K। ये विटामिन K reductase enzyme है जो विटामिन K को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जो विटामिन K है वो कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है हमारे फैक्टर्स को एक्टिवेट होने में, ठीक है। तो अगर विटामिन K एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो ये कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई कोफैक्टर की तरह नहीं एक्ट करेगा फैक्टर्स को एक्टिवेट होने में, ठीक है। तो सिंपली ये क्या ड्रग करता है, ये इनहिबिट कर देता है विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम, जो कि विटामिन के को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो वो फैक्टर्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। सो इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर्स। मतलब ये बताया कि अगर वो एक्टिवेट नहीं होते, ये फैक्टर्स हैं हमारे 2nd, 7th, 9th और 10th ये एक्टिवेट ही नहीं होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्लोट ही नहीं बनेगा। अब इसके बाद आता है हमारा मैकेनिज्म एक्शन ऑफ वारफेरिन। अब ये क्या होता है, देखो जो हमें पता है दे आर ए कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट ऑफ विटामिन के एंड रिड्यूस द क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। मतलब जो वारफेरिन है ना, ये कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट है विटामिन के का। आप ये देखो, आप इससे समझो ये क्या है। ये हमारा फैक्टर है 2nd, 9th, 10th, ठीक है। ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म में तभी होंगे जब विटामिन के एक्ट करेगा। विटामिन के हाइड्रोक्विनोन जो कि एक्टिव फॉर्म में है, ये इसने हेल्प किया इनको एक्टिवेट होने में। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, जो विटामिन के है ये रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, विटामिन के इपोक्साइड इनएक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये फर्दर तभी अगले फैक्टर्स को एक्टिवेट कर पाएगा अगर ये पहले अपने खुद एक्टिव फॉर्म में आएगा, और ये एक्टिव फॉर्म में तब आएगा जब NADH हेल्प करेगा इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए। तो देखो NADH किसको रिक्वायरमेंट है, NADH फिर कन्वर्ट कर देगा विटामिन के रिड्यूस फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, और खुद NADH हो जाएगा, मतलब एनर्जी लेगा इससे। बट क्या होता है, जो ये वारफेरिन वगैरह होते हैं ना, ये NADH को इसी चीज को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से किसको एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो विटामिन के है वो एक बार तो उसने कन्वर्ट कर दिया फैक्टर्स को, जब ये दोबारा बट ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा खुद एक्टिव फॉर्म में। अगर ये खुद एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाएगा तो ये फर्दर हमारे कोई भी फैक्टर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ वही समझो कि जो हमारे वारफेरिन वगैरह होते हैं, ये इसी जो ये वाला जो स्टेप होता है इसी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म में आ ही नहीं पाता। आप यहाँ से देखें, दे इंटरफेयर विद द regeneration of the active hydroquinone form of a vitamin K which carries out the carboxylation of a prothrombin factors
7, 9 एंड 10। ये देखिए यहाँ पे बोला है रीजनरेशन, मतलब दोबारा उसको एक्टिव हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में आने नहीं देते, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं उसके NADH को, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी नहीं मिलती, वो दोबारा अपने एक्टिव फॉर्म में आ नहीं पाता, जिसकी वजह से बाकी फैक्टर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पाते। ये पूरा है, या फिर ये सीधा ये बनाइए, ये और ये स्टेप भी लिख देंगे वारफेरिन की मैकेनिज्म एक्शन में, तो इनफ है, मिलते हैं। अब हमारा लास्ट है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ फेनिडायोन, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ रिवारोक्सावैन, इट कॉम्पिटेटिवली इनबिट्स फैक्टर 10A, ठीक है, ये फैक्टर 10A को ही इनबिट कर देती है। फैक्टर 10 हमारे को जरूरी होता है क्लोड बनाने के लिए, अगर फैक्टर 10 नहीं है तो क्लोड ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब सारे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे दिखे होंगे यूज इन विट्रो कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, सोडियम सिट्रेट वगैरह, ये मैकेनिज्म एक्शन क्या है इसका, दे एक्ट बाय मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग। आपको पता होगा जो कैल्शियम है हमारे को हर एक जितने भी फैक्टर्स हैं एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम मेन रोल अपना अदा करता है, मतलब कि मेन रोल कैल्शियम का ही होता है एक्टिवेट करने में कोई भी फैक्टर को। जो विटामिन के है वो को फैक्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। बट अगर कैल्शियम होगा ही नहीं तो कोई फैक्टर एक्टिवेट ही नहीं होगा। कभी आपने सुना होगा कि चोट वगैरह लग जाती है, अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि आप कैल्शियम की डाइट लो, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, वो क्लोट मतलब हार्डन कोई भी चीज़ को ना हार्डनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो कोई फैक्टर एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा शायद आपने इस टॉपिक में, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जैसे हमारे को 12 फैक्टर है, ये कन्वर्ट होगा 12 फैक्टर है, ये 11 फैक्टर तभी कन्वर्ट होगा 11A में जब कैल्शियम की हेल्प से। अब 9 है, 9A में तभी कन्वर्ट होगा, एक्टिवेट फॉर्म है, ये मतलब एक्टिवेट फॉर्म है जब कैल्शियम की हेल्प की वजह से। अगर कैल्शियम ही नहीं होगा तो भाई कोई एक्टिवेट ही नहीं होगा फैक्टर, कोई क्लोड ही नहीं बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से समझ लो, ठीक है। अब इसके थेरेपेटिक यूजेस के हैं ड्रग्स के, ये हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं कि हम इसको पल्मोनरी एम्बोलियम यूज़ कर सकते हैं, वीनस थ्रोम्बोसिस में यूज़ करते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स यही हैं, ईचिंग, फीट पेन, रेडनेस, स्किन इरिटेशंस। तो ये सब इसके हमारे कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कर सकते हो, ईजी है। तो ये सब आज का टॉपिक ये था हमारा एंटीकोगुलेंट्स। होप आपको सभी को अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। तो इन सब के जो नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, फार्म नोट्स करके, आप उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। तो थैंक यू गाइस।